बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो है पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड से लम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि लम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम जो पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड में है वो छोटा सा लिखा हुआ है। हम इसको एक ही जो है लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम जो है फेडरल की टेक्स्ट बुक बोर्ड से लम्फेटिक सिस्टम का लेक्चर लेंगे और आलमोस्ट अगर एक या दो लेक्चर हम क्या करेंगे इम्यून सिस्टम के लेंगे, क्योंकि फेडरल में इम्यून सिस्टम काफ़ी डिटेल के साथ लिखा हुआ है। तो हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आगे लम्फेटिक सिस्टम का बुनियादी तौर पर क्या काम है, हमारे पास कैपिलरीज होती हैं ना, उनसे बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इंटरस्टिशियल में बाहर निकलता रहता है। तकरीबन 30 लीटर जो है वो एवरेज वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एक दिन में निकलता है और 27 लीटर जो है वो वापस भी वो ऑब्ज़र्व कर लेती हैं और 3 लीटर जो है हमारे से इजाफी जो है हमारे पास फ्लूइड निकलता है। वो इजाफी जो है हमारे पास नाइट्रोजीनियस हमारे पास प्रोटीनेशियस कंपाउंड और वेस्ट मटेरियल या हमारे पास न्यूट्रिएंट्स वो दोबारा जो है एब्जॉर्ब करके ब्लड तक लेके आने में ये वाला सिस्टम जो क्या करता है, मदद करता है। रिटर्निंग ऑफ मटीरियल्स को जो है ना ब्लड तक लेके आता है और कंप्राइसेस किस पे मुश्तमिल होता है, तो लेम्फ कैपिलरीज, लेम्फ वेसल, लेम्फॉइड मैसेज, लेम्फ नोड और लेम्फ जो फ्लूइड मूव करता है कैपिलरीज, इसकी लेम्फ कैपिलरीज में वो लेम्फ होता है और जो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज में मूव करता है वो ब्लड होता है। तो ये बुनियादी ये हमारे पास क्या होता है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, इसमें सिर्फ ल्यूकोसाइट होते हैं, रेड ब्लड सेल नहीं होता कोई भी हमारे पास, तो इसलिए ये कलरलेस होता है। तो ये भी हम टॉपिक जो है आगे फेडरल में डिस्कस करेंगे, तो इधर ही हम जो है ना काफ़ी चीज़ें डिस्कस फिर भी कर लेंगे। लेम्फ कैपिलरी जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या हो जाती हैं, एंड ब्लाइंडली हो जाती हैं उसको अब्जॉर्ब करने के लिए, और उधर जो हमारे पास क्या होता है एकमुलेशन हो जाती है लेम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड के इसके अंदर, और जब वो लेम्फ कैपिलरीज में ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, लेम्फ। और हमारे पास अगर हम देखें तो ये वेसल जो है ना वो हमारे पास लेके इनको वेन्स में जाती हैं और इस तरह यूँ ये ब्लड के अंदर दोबारा ये मटेरियल है ये दोबारा रिटर्न कर दिए जाते हैं। तो लेम्फ की अगर बात करें तो ये ट्रांजिशन फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के माबैन पाया जाने वाला ये फ्लूइड है। एमसीक्यूज़ के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हमारे अगर हम बात कर रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस की, तो वो लेम्फ वेसल्स की लार्जर होती हैं एज़ कम्पेयर टू कैपिलरीज ऑफ ब्लड, इसलिए लार्जर मालिक्यूल जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होते हैं वो भी इसकी लेम्फ कैपिलरीज के अंदर आ जाते हैं क्योंकि इनका डाया ज़्यादा होता है। अगर लेम्फ कैपिलरीज की अगर बात करें तो ये भी आपस में ज्वाइन कर करके लार्जर लेम्फ वेसल बनाती हैं और एंड पे आके थोरेसिक लम्फेटिक डक्ट बनाती हैं जो कि सब कैल्विन लेफ्ट राइट सब कैल्विन वेन में ओपन हो जाती हैं। और फ्लो ऑफ ब्लड हमारे पास क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है। यूनि डायरेक्शनल फ्लो मतलब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कैपिलरीज हैं, इसकी कैपिलरीज से हमारे पास थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट की तरफ ऑलवेज होता है और इससे बैकवर्ड फ्लो नहीं होता है। तो ये इस तरह ये यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है। ये भी इजाफी पॉइंट है उसके रेफरेंस से और फेडरल में हम टेक्स्ट बुक ये पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, वो जो बात कर चुके हैं, जो उस उधर विलाई के अंदर कैपिलरीज होती हैं लेम्फ कैपिलरीज, उसको हम लैक्टियल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं जो कि अब्जॉर्प्शन वगैरह में मदद करता है। अगर हम बात करें तो फ्लो ऑफ लेम्फ को कौन मेंटेन कर रहा होता है, तो एमसीक्यूज़ के रेफरेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल से, मूवमेंट ऑफ विसिरा से, ब्रीदिंग मूवमेंट से एंड वॉल्स वो होती हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो जो लेम्फ को कैपिलरीज की तरफ वापस नहीं आने देते, सब कैल्विन वेन की तरफ मतलब थोरेसिक वेन की तरफ ही लेके हमारे पास जाते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास इधर लिम्फेटिक मैसेज यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम लेम्फ नोड कहते हैं और इधर ही हमारे पास लेम्फोसाइट भी बनते हैं। और अगर हम बात करें तो एफेरेंट लेम्फ वेसल, कई किस्म की एफेरेंट लेम्फ वेसल जो लेम्फ नोड में ड्रेन करती हैं, लेम्फ नोड के अंदर आती हैं, और उसके बाद जो हमारे पास सिंगल ही एफेरेंट लेम्फ वेसल उस किसी लेम्फ नोड से निकलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एफेरेंट लेम्फ वेसल ई से शुरू होता है और एफेरेंट जो अंदर आती है, जैसे एफेरेंट आर्ट्रियूल्स और एफेरेंट आर्ट्रियूल्स हमारे पास होता है। आगे हमारे पास अगर बात करें लेम्फ नोड्स की
तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नेक रीजन्स, अक्जिला, ग्रोइन ऑफ ह्यूमन्स, ये सारा के सारा इस बात में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें लम्फॉइड मैसेज के अलावा, लम्फॉइड मैसेज हमारे पास लम्फाइड मैसेज की, तो हमारे पास तो ये हमारे पास कई किस्म के डाइजेस्टिव ट्रैक में पाए जाते हैं, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में पाए जाते हैं। लार्जर मैसेज की अगर बात करें, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल और एडिनाइड्स होते हैं। स्प्लीन के बारे में हम जो है फेडरल की टेक्स्ट बुक बोर्ड में मज़ीद पढ़ेंगे कि हमारे पास किस तरह ये इसका होता है। हमारे पास वाइट पल्प होता है, किस तरह इसका रेड पल्प होता है, किस तरह ये रिजर्वायर के तौर पर एक्ट करता है ब्लड के। और ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? लम्फॉइड मैसेज, और ये लम्फोसाइट को क्या कर रहे होते हैं? प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर सारा लम्फेटिक सिस्टम का दिखाया गया है, और इसको जो हमारे पास लोकेट करना बड़ा मुश्किल होता है हमारे पास लम्फेटिक सिस्टम को, क्योंकि ये इसमें कोई पिगमेंट वगैरह नहीं होते और इस तरह, इसलिए तो इनकी लम्फेटिक वेसल्स को लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। और ये हमारे पास लम्फ नोड थाइमस हमारे पास ये पाया जाता है, और इससे यह ग्लैंड के तौर पर भी हमारे पास काम करता है। ये लम्फ डक्ट, लम्फेटिक डक्ट, स्प्लीन दिखाई गई है ये हमारे पास, और बोन मैरो, एडिनाइड्स, ये सारे के सारे लम्फाइड मैसेज दिखाए गए हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो हमने देखा है कि 3 लीटर जो है हमारे पास वो रह जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, सिर्फ 27 लीटर वापस जाता है 30 लीटर में से। तो इसका काम क्या होता है? उसको वापस लेके आना। अगर लैक्टियल ऑफ विलाई की अगर बात करें तो वो क्या अब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं, जो हम पीछे पढ़ आए हैं, मतलब फैट ग्लोब्यूल, और हमारे पास जो वो काइलोमाइक्रोन बनाने में मदद करते हैं। अगर फैट और ये कहाँ से ये फूड को इकट्ठा करते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स के, जब वो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन को ऑब्जर्व करते हैं। और फैटी मील के बाद ग्लोब्यूल्स जो हमारे पास 1% ऑफ लैम्फ पर मुश्तमिल होता है। ये लिपिड जो है लैम्फ के 1% पर मुश्तमिल होते हैं। MCQs के रेफरेंस से ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर लम्फेटिक सिस्टम किस तरह हमारे पास बॉडी की डिफेंस में मदद करता है, लैम्फ नोड्स हमारे पास उसमें क्या होते हैं? लम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं, जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस को क्या कहते हैं? इंगल्फ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जैसे हमारे पास लम्फ नोड में पेनफुल हमारे पास सेंसेशन होती है, जैसे मम्स वगैरह में, इसमें क्या होता है? अकोमोडेशन ऑफ डेड लम्फोसाइट और माइक्रोफेजेस होते अकोमोडेट हो जाते हैं लम्फोसाइट डेड और डेड माइक्रोफेजेस, तो उसकी वजह से पेनफुल हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है लैम्फ नोड में। जिस तरह हमारे पास लैम्फ हमारे पास लैम्फ नोड फिल्टर किसको कर रहे हैं, इस तरह हमारे पास लम्फेटिक फ्लूइड को, लैम्फ को। और इस तरह स्प्रीन हमारे पास जो है ना फिल्टर करती है ब्लड को, और वो माइक्रो फेजेस और लम्फोसाइट उसमें जो होते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे पास एज्ड रेड ब्लड सेल्स को और फॉरेन पार्टिकल्स को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एज रेड ब्लड सेल को भी हमारे पास ये स्प्लीन क्या करती है? स्प्लीन का काम एज रेड ब्लड सेल को भी रिसाइकल करना होता है। ये भी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनडायरेक्टली MCQs के रेफरेंस से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्यूनिटी और इसकी टाइप्स हम पढ़ेंगे। इम्यूनिटी क्या होता है? फॉरेन जब सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर कोई आ जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और फिर उसको रिजेक्ट किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है, या इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है सेल को। और सेल जो हमारे पास होते हैं डिफेंस के सेल्स, लम्फोसाइट, B और T वगैरह, उनको एक्टिवेट करके इसको हम क्या कहते हैं? लम्फोसाइट। कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन ऑफ मटेरियल फॉरेन टू बॉडी एंड मोबिलाइज सेल एंड सेल प्रोडक्ट टू रिमूव अ पार्टिकल सॉर्ट ऑफ फॉरेन मटेरियल विद ग्रेट स्पीड एंड इफेक्टिवनेस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो इस अगर हमारे पास जो ये बैरियर के तौर पर काम करते हैं, हमारे पास हमारी बॉडी के डिफेंस के तौर पर काम करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आती है, जिसमें स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम पर, और हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ऊपर जो एक्सियल होता है मैदे के अंदर, वो हमारे पास क्या करता है? फिगोसाइट को और फॉरेन जो पार्टिकल है उनको आने नहीं देता। लेकिन अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रीच हो जाए तो हमारे पास क्या होता है? दूसरा मैकेनिज़्म फेगोसाइट्स होते हैं, जो कि मैकमोनोसाइट होते हैं, और हमारे पास मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस
और न्यूट्रोफिल्स जो हमारे पास होते हैं माइक्रोफेजेस वो होते हैं। और उसके बाद अलावा इन्फ्लेमेशन वगैरह होती हैं, फीवर वगैरह होता है, ये सारे का सारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है। अगर ये भी ब्रीच हो गया है हमारे पास तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास क्या आता है, इम्यून सिस्टम आता है, जिसमें हमारे पास इम्यूनिटी हमारे ये तो जो नॉन स्पेसिफिक होती है फेगोसाइट, और ये हमारे पास स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम होती है। अडाप्टेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी भी होती है। तो कंपोनेंट ऑफ इसके क्या हैं, बी और टी लम्फोसाइट है इम्यून सिस्टम के, और ये हमारे पास और दूसरे हमारे पास क्या है, लम्फोसाइट्स के अलावा एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या बनती हैं, स्पेसिफिक जो हमारे पास प्रोटीन होती हैं, जो कि हमारे पास इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी इनको कहते हैं। तो वर्टिब्रेट में ये एंटीजेंस के रिस्पॉन्स के तौर पर बनती हैं। एंटीजन कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर जो आता है उस जो और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, उसको हम एंटीजेंस या इम्यूनोजेंस कहते हैं। और एंटीबॉडीज़ हमारे पास स्पेसिफिक होती हैं, वो एंटीजेंस जो इनकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है उस एंटीजेंस को ही एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं डिस्ट्रॉय करती हैं। एंटीबॉडीज़ किसके अंदर बनते हैं, इन बी लम्फोसाइट, मतलब बी लम्फोसाइट से हमारे पास प्लाज्मा सेल क्लोन बनते हैं, और वो इनके अंदर क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़, और इसके अंदर बनती हैं। तो लैम्फ और ब्लड में ये जो क्या करती हैं, सक्रीट हो जाती हैं और वहाँ सर्कुलेट करती रहती हैं। अगर टी और बी लम्फोसाइट की अगर बात करते हैं तो थाइमस ग्लैंड और बुर्सा फाइब्रोकस की वजह से इनको ये नाम दिया गया है। जहाँ पे हमारे पास बी लम्फोसाइट बुर्सा फाइब्रोकस एक क्लोका ऑफ यंग बर्ड में पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर होता है लेम्फॉइड स्ट्रक्चर, जहाँ से हमारे पास लम्फोसाइट को सबसे पहले देखा गया था। और थाइमस ग्लैंड इसको क्या कहता है, टी लम्फोसाइट को मैच्योर करता है, बी और टी लम्फोसाइट को, और टी लम्फोसाइट को इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट बनाने में मदद करता है। तो ये हमारे पास इसलिए इसको टी और बी लम्फोसाइट इनको कहा जाता है। तो टी लम्फोसाइट की अगर बात करते चलें इधर, बाद में हम एंटीबॉडीज़ की तरफ आते हैं। पहले टी सेल की अगर बात करते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और बैक्टीरिया वगैरह को क्या करता है, कम्बेट करता है। और हमारे पास फॉरेन टिश्यू जो हमारे पास कोई ट्रांसप्लांट होता है उसको टिश्यू रिजेक्शन भी करता है, तो इसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। और हमारे पास बी लम्फोसाइट की बात करें, वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और प्लाज्मा सेल क्लोन बनाते हैं। फिर प्लाज्मा सेल क्लोन से हमारे पास लिबरेट होती हैं एंटीबॉडीज़ ब्लड प्लाज्मा में और टिश्यू में, और वो हमारे पास जाके बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हो जाती हैं और फिगोसाइटोसिस में उनकी मदद करती हैं, या फिर वो जो न्यू टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहते हैं उनके साथ अटैच हो जाती हैं और इन टॉक्सिन को क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज। और इसको हमारे पास क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और कुछ किस्म की हमारे पास डिजीज़ होती हैं जिनसे हम अगर वैक्सीनेशन लगवा लें तो हमारे पास सारी ज़िंदगी के लिए हम इम्यून हो जाते हैं। जिस तरह हमारा बात करें पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स और मम्प्स वगैरह। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की तरफ। एक्टिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, वैक्सीन वगैरह या एंटीजन ऐड करते हैं और हमारे बाडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, और इस तरह के इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियली इंड्यूस इम्यूनिटी। और बाज़ औक़ात हम खुद बीमार होते हैं और खुद ही हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ उस बैक्टीरिया वगैरह के ख़िलाफ़ बनाता है, और इसको हम नेचुरली इंड्यूस इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या करता है, इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी के सेल को अटैक करना शुरू कर देता है, जैसे इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है। अगर हमारे पास एंटी सीरम की बात करें तो हमारे पास ये क्या होता है, सीरम वो वाला सीरम होता है। एंटी सीरम क्या होता है, सीरम ही होता है, लेकिन वो वाला सीरम जिसमें हमारे पास एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो हमारे पास इसमें एंटीजेंस के बजाय हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ एक ऑर्गेनिज्म से लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम इंजेक्ट कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, डायरेक्ट इसका एक्शन होता है, और क्योंकि और डायरेक्ट इसका लॉन्ग टर्म एक्शन भी नहीं होता है, जल्दी एक्शन इसका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने में देर नहीं लगती और वो हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं, और फिर इंजेक्ट जाके वो अटैक हो जाते हैं, और फिर वो जब एंटीबॉडी ख़त्म हो जाती हैं फिर एंटीबॉडीज़ और नहीं बनती हमारे पास, क्योंकि एंटीजेंस मौजूद नहीं होता उनके प्रोडक्शन के लिए।
तो हमारे पास ये इस तरह जब हमारे पास ये होता है तो पेशेंट जो है कॉम्प्लिकेशंस सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें इन्फेक्शंस या तो हमारे पास एंटीबॉडीज़ जीत जाती हैं या फिर हमारे पास वेनम जीत जाता है। एंटी और हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी में इमीडिएट होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, हमें पता है नो मोर। अगर हम बात करें पैसिव इम्यूनाइजेशन किस के लिए इस्तेमाल होती है तो हमारे पास ये टेटनस, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, राइबीज, स्नैक बाइट वेमन्स और स्नैक बाइट की तौर पर जो वैनम इस्तेमाल होती है एंटी जो वो हमारे पास एंटीटॉक्सिन्स हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम सीरम को एंटी वैनम सीरम कहते हैं जो हम यूज़ करते हैं। अगर एड्स की बात करें तो एड्स का हम डिटेल पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऑटोइम्यून एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है और इसमें टी लिम्फोसाइट कम हो जाते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है और कई किस्म के बैक्टीरियल डिजीज़ और कैंसर और वो वाली अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ का हम शिकार हो जाते हैं, जिसको हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इम्यून सिस्टम हमारा कम्प्लीटली ओवरकम कर लेता है, लेकिन कमज़ोर इम्यून सिस्टम की वजह से वो बीमारियां होने लगती हैं और इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेक्सुअल कंटैक्ट के ज़रिए से ये क्या करती है, फैलती है। अगर हम अब एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, एंटीबॉडीज़ के ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। एंटीबॉडीज़ 4 चेन पर मुश्तमिल होती है। तो अगर हम बात करें तो हैवी चेन्स 2 पर मुश्तमिल होती है जो बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं, और 2 लाइट चेन पर मुश्तमिल होती हैं जो भी एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं। 2 हैवी चेन के दरमियान 2 डाइसल्फाइड ब्रिजेज होते हैं और 2 लाइट और हैवी चेन के दरमियान 1 डाइसल्फाइड ब्रिजेज होते हैं। इस तरह टोटल डाइसल्फाइड ब्रिजेज भी हमारे पास 4 हो गए। और हमारे पास जो एंड पे होता है हमारे पास एंटीबॉडीज़ का जो सिगमेंट वो वेरिएबल होता है। ये वेरिएबल बाकी सारा एक ही एंटीबॉडीज़ की क्लास में ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये वेरिएबल सिगमेंट पर हमारे पास एंटीजेंस की बाइंडिंग साइट होती हैं। तो ये जिस तरह से सेल पर हम एंटीजन मौजूद हैं उस सेल पर एंटी बन जाती हैं और एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाती हैं हमारे पास। तो ये इधर हमारे पास क्या हो गया, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में से तो इसका खात्मा हो गया।